हिमाचल के मंडी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद लगातार दूसरे दिन वहां तलाशी का काम चल रहा है। रविवार को हुए हादसे में 24 छात्र लापता हो गए थे। कल देर शाम तक उनमें से 5 छात्रों का ही शव बरामद हो पाया। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। लारजी डैम में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ की 2 टीम और सेना के जवानों को तलाशी अभियान में लगाया गया है। बताया जाता है कि पानी ज्यादा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। कल जिन 5 छात्रों को ब्यास नदी से निकाला गया उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया। इसमें 4 छात्राएं और 1 छात्र का शव शामिल है। विशेष विमान शवों को लेकर रात 9 बजे हैदराबाद पहुंचा। अपने लाडलों के शवों को देखकर परिजनों के आंसू निकल आए। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री महमूद अली भी उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने भरोसा दिया कि पीड़ित परिवारों के लिए सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। हादसे में बाल बाल बचे कई छात्र भी हैदराबाद पहुंचे और रविवार की मनहूस शाम को याद किया। छात्रों ने बताया कि कैसे उनके दोस्त आंखों के सामने तेज धार में बह गए, लेकिन वो बचा नहीं सके। मौत के मुंह से बचकर आए छात्रों ने सही समय पर मदद नहीं मिलने की भी शिकायत की। मुंबई के वर्सोवा बीच पर भी दर्दनाक हादसा हुआ। वहां 11 और 12 साल के 2 बच्चे डूब गए। बताया जाता है कि बच्चे बीच पर क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद पानी में चली गई। एक बच्चा बॉल लाने गया, तभी वो डूबने लगा। दूसरा बच्चा उसे बचाने की कोशिश में डूब गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से शुरू हो रही चर्चा से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी मौजूद थे। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में संसदीय दल का नेता और राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को अपना नेता चुना है। सोनिया गांधी आज यूपीए के नए सांसदों के लिए लंच पार्टी का आयोजन कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पहली बार ये खास आयोजन है। लंच के बहाने पार्टी नेता लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग रणनीति पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में यूपीए 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका, जबकि राज्यसभा में यूपीए की स्थिति एनडीए से मजबूत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश मोदी को दिया। सूत्रों के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने अपने संदेश के जरिए मोदी और नई सरकार को बधाई दी। साथ ही भरोसा जताया कि मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की का नया मुकाम हासिल करेगा। मोदी ने भी चीन के राष्ट्रपति को संदेश दिया कि चीन के साथ रिश्तों पर भारत का सकारात्मक रुख है। विदेश मंत्री वांग यी से मोदी की मुलाकात करीब 45 मिनट चली। इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने खुद सीएम बनने की मंशा जाहिर की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं। कल वे मुंबई के इंडियन मर्चेंट चैम्बर के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। हालांकि बाद में उद्धव ने कहा कि फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने टोल नाका बंद करने का फैसला कर लिया। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने तय किया है कि 44 टोल नाके बंद कर दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के 34 और पीडब्ल्यूडी के 10 टोल प्लाजा जल्द बंद होंगे। इन्हें चलाने वाले ठेकेदारों को मुआवजा दिया जाएगा। राज्य में कुल 166 टोल प्लाजा हैं। बिहार में बगावत की वजह से जेडीयू की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पार्टी ने शरद यादव, पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलीवाई को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बागियों ने शरद यादव को छोड़ बाकी दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ साबिर अली, अनिल शर्मा और दिलीप जायसवाल को उतारा है। ऐसे में राज्यसभा के 3 में से 2 सीटों पर अब 19 जून को चुनाव होगा। कल शरद यादव ने नीतीश कुमार और अन्य नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई बीजेपी नेता की हत्या में खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विजय पंडित के हत्यारों की पहचान हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम यूपी के बदमाशों ने पंडित की हत्या की। सभी आरोपियों के अनिल दुजाना गैंग का सदस्य होने का शक है। इस खबर के सामने आने के बाद अनिल दुजाना को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उस पर विजय पंडित की पत्नी ने पहले भी आरोप लगाया था। आज यूपी पुलिस इस मामले में बयान दे सकती है। दादरी हत्याकांड को लेकर अभी भी इलाके में नाराजगी है। कल विजय पंडित के समर्थकों ने यहां जबरदस्त प्रदर्शन किया। कत्ल के विरोध में दिन भर बाजार बंद रहे, लिहाजा लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नोएडा में भी कल बंद का ऐलान किया गया। वहीं यूपी पुलिस का दावा है कि जल्द कुछ और आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस मामले में अब तक 4 लोग जेल में बंद हैं। बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड के पीड़ित परिवारों ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। परिवार वाले अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार और पुलिस मिलकर हमें फंसा रही है और आरोपियों को बचा रही है। वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द सीबीआई की जांच होगी।
लखनऊ जेल में विचाराधीन कैदी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घर वालों ने आरोप लगाया है कि जेल में रंगदारी और वसूली न देने की वजह से जेल में पिटाई कर उसकी हत्या कर दी गई है। जेल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी पुलिस वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने और लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किए जाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तबीयत खराब होने की वजह से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घर वालों का दावा है कि उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। इन तमाम घटनाओं के बीच यूपी में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नई पहल की है। आज अखिलेश सभी जिलों के डीएम, एसपी, आईजी और डीआईजी के साथ बैठक करेंगे और हालात की समीक्षा करेंगे। बदायूं मामले से पहले और उसके बाद क्राइम ग्राफ में कोई कमी नजर नहीं आ रही। ऐसे में आज होने वाली मीटिंग में अधिकारियों के साथ सीएम सुरक्षा के तमाम उपायों पर बात करेंगे। यूपी में कानून ताक पर है। समाजवादी पार्टी सरकार व्यवस्था सुधारने की कोशिश में जुटी है। वहीं पार्टी के नेता और लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव फुल एंटरटेनमेंट में व्यस्त दिखे। वो मेरठ में एक टाउनशिप प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान फैशन शो का आयोजन हुआ। तब तक शिवपाल यादव बैठे रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन और दूसरी मॉडल ठुमके लगाती रहीं। हालांकि उस वक्त शिवपाल सिंह यादव जा चुके थे। हिमाचल प्रदेश में ऊना में 5 गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़के का मुंह काला किया और हाथ बांधकर जूतों की माला पहनाने के बाद उसे पूरे गांव में घुमाया। बताया जाता है कि लड़की के पिता हिमाचल पुलिस में हैं और उन्हीं के कहने पर यह घटना हुई। शर्मनाक घटना के बाद लोग पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तब पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं लड़की के पिता की शिकायत पर युवक के खिलाफ भी पॉस्को एक्ट और SC/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर पुणे जैसी घटना दोहराने की कोशिश हुई है। मामला बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील का है। मोहसिन मोहम्मद शेख नाम के इंजीनियरिंग के छात्र का आरोप है कि उसे भी जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़ित छात्र के मुताबिक बाइक सवार 2 युवक उसे उसके कॉलेज के पास ले गए। वहां छात्र का नाम और पता पूछा। मोहसिन ने अपना नाम बताते हुए कहा कि वो पिंपरी चिंचवाड़ से आया है। तब हमलावरों ने तुरंत बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन भीड़ जमा होते ही हमलावर फरार हो गए। इससे पहले पुणे में मोहसिन शेख नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी। कैंपाकोला सोसाइटी में अवैध फ्लैट के मालिकों को बीएमसी ने फिर नोटिस थमाया है। उसके मुताबिक मालिकों को उन फ्लैट्स की चाबी 12 जून की शाम 5 बजे तक लौटानी होगी। बीएमसी ने चेतावनी भी दी है कि समय रहते चाबी नहीं मिली तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। कैंपाकोला सोसाइटी में कुल 96 परिवार है जिन्हें नोटिस मिला है। वहीं सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के साथ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्डर की गलती की सजा आम लोग क्यों भुगतें। बंगाल के शारदा घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 2 सीबीआई अधिकारी कल सॉल्ट लेक सिटी पहुंचे। वहीं ऑफिस बनाए जाने की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से शारदा घोटाले की जांच कर रहा है। सीबीआई अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय और दूसरी जांच एजेंसियों से भी मिलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाए जा सके। देहरादून के MBA छात्र रणवीर सिंह एनकाउंटर केस में 17 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सभी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही दोनों पक्षों ने फैसले पर ऐतराज जताया। दोषी पुलिसकर्मियों के घर वालों ने झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया तो पीड़ित परिवार ने नाखुशी जताते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। रणबीर के माता पिता ने कहा है कि हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर है। भारी गर्मी से जूझ रही राजधानी में बिजली कटौती का संकट अभी 20 से 25 दिन तक बरकरार रहेगा। दिल्ली के मुख्य सचिव ने कहा है कि दिल्ली में मांग से 400 मेगावाट बिजली की सप्लाई कम है। कटौती का आलम यह है कि आज फिर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। सीलमपुर इलाके में लोगों ने BSES के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं यमुना विहार के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। कल बिजली कटौती को लेकर ही दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्य सचिव को उनके दफ्तर में बंधक बना लिया और उनके दफ्तर का घेराव भी किया। वहां जमकर नारेबाजी हुई। गर्मी के कहर से उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में सूखे के आसार बन रहे हैं। मॉनसून ने 6 जून को केरल में दस्तक दी थी, लेकिन अब तक उससे आगे नहीं बढ़ा है। ऐसे में आशंका है कि इस साल 93% ही बारिश होगी। जून में 10 दिन बीत चुके हैं और अब तक 44% कम बारिश हुई है। बॉलीवुड के महानायक दिलीप कुमार की आत्मकथा रिलीज हो गई। मुंबई में कल एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित समेत कई बड़ी हस्तियों ने इस खास महफिल में शिरकत की। यूपी में एक बार फिर खाकी शर्मसार हुई है। संभल में 2 पुलिस वालों पर एक नाबालिग से रेप और अपहरण का आरोप लगा है।
पीड़ित लड़की के घर वालों का आरोप है कि आरोपियों ने उनकी बेटी को धमकाकर कई दिनों तक रेप किया। जब उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई तो उन्होंने लड़की को अगवा कर लिया और परिवार को धमकी देने लगे। हैरानी की बात है कि दोनों आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। बिजनौर में भी 12 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या की वारदात हुई है। आरोप गांव के 3 लड़कों पर है। बच्ची की लाश मिलने पर बवाल शुरू हो गया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कोतवाल को निलंबित करने की मांग की। मुंबई के मालवणी इलाके में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 आरोपी एक बाइक पर आए थे। शक है कि पारिवारिक विवाद के चलते ये हत्या हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। झारखंड की रहने वाली 2 सगी बहनों से गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों का हुलिया पहचाना। पुलिस का कहना है कि 4 आरोपी जहर खुरानी की वारदात को अंजाम देते थे और ये पहले भी कई वारदात कर चुके हैं। गाजियाबाद में एक लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि बिजली विभाग का एसडीओ उसे शादी का झांसा दे रहा था, लेकिन शादी नहीं कर रहा था। उसी चिट्ठी के आधार पर लोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में बदमाशों ने सरेआम 30 लाख रुपए लूट लिए। प्राइवेट कंपनी का एक कैशियर रुपयों से भरा बैग लेकर जा रहा था। तभी बाइक से आए बदमाशों ने उसे रोका और रुपए लेकर फरार हो गए। पटना में भी दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। एक निजी कंपनी का पैसा बैंक जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी दरियापुर इलाके में बदमाशों ने वैन पर बम से हमला कर दिया। हमले में वैन का ड्राइवर जख्मी हो गया। उसके बाद बदमाश करीब 26 लाख रुपए लेकर भाग गए। बदमाशों की संख्या 8 बताई जा रही है, जिनमें से 3 को लोगों ने धर दबोचा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बैंक से लुटेरों ने करीब 1.25 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि 6 बदमाश बाइक से बैंक पहुंचे और सुरक्षाकर्मी को बंदूक दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। जाते जाते बदमाश सुरक्षाकर्मी की बंदूक भी लेते गए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। फ्रेंच ओपन के खत्म होने के बाद WTA ने रैंकिंग जारी की है। इसमें 8 पायदान की छलांग लगाकर सानिया मिर्जा महिला डबल्स के 6ठे नंबर पर पहुंच गई हैं। ब्राजील में 12 जून से आयोजित होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का जादू का असर दिखने लगा है। दिल्ली में भी इसका रंग दिख रहा है। जर्मन दूतावास में वर्ल्ड कप से पहले एक समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत में जर्मनी के राजदूत माइकल स्टेनर ने उम्मीद जताई कि इस बार उनका देश ही खिताब पर कब्जा करेगा। जर्मनी का पहला मुकाबला 16 जून को पुर्तगाल से होगा।